नमस्कार दोस्तों, मैं श्री गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रदीप चौहान। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान और चैप्टर नंबर है 7वां वाष्पोत्सर्जन। पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वाष्पोत्सर्जन क्या है, किसे कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन जो शब्द है ये आप देखेंगे तो वाष्प प्लस उत्सर्जन से मिलकर के बना है, यानी किसका उत्सर्जन है? वाष्प का उत्सर्जन। अब ये वाष्प का उत्सर्जन होता कैसे है? हमें पता है कि जो पर्ण यानी पत्तियां जो होती हैं, इन पर्ण पर पाए जाते हैं सूक्ष्म छिद्र, जिनको हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। और इन रंध्रों के द्वारा जल की हानि होती है। रंध्रों के द्वारा क्या होती है? रंध्रों के द्वारा जल की हानि होती है, वो भी किस रूप में? वाष्प के रूप में। तो पर्ण में उपस्थित रंध्रों के द्वारा जल की हानि किस रूप में होती है? वाष्प के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? वाष्प के रूप में होती है। और इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। जैसा कि हमें पता है कि जो पादप जो होता है, पादप में जो वायवीय भाग है वो है पत्तियां, और पत्तियां जो होती हैं वो जुड़ी हुई होती है किससे? स्तंभ से। और स्तंभ जो होता है, स्तंभ के आधार भाग में जो है क्या पाई जाती हैं? जड़ें पाई जाती हैं। और ये जड़ें जो होती है ये पादप का कौन सा भाग है? भूमिगत भाग है। तो अब ये जो जड़ें होती है वो क्या करती है कि मृदा जल को अवशोषित करती है। जल स्तंभ का निर्माण होता है जो कि जड़ों से होते हुए स्तंभ के जाइलम में, और स्तंभ के जाइलम से होते हुए ये पर्ण के जाइलम में प्रवेश कर जाता है। और हमें पता है कि पर्ण पर ही सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। और इन्हीं रंध्रों के द्वारा जो होता है जल जो है वो किसके रूप में बाहर निकलता है? जल जो है वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। और इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन के जो प्रकार हैं, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार की अगर बात की जाए तो इनको जो है 3 प्रकार का बताया गया है। कितने प्रकार का बताया गया है? 3 प्रकार का बताया गया है। तो वाष्पोत्सर्जन के जो प्रकार है वो मुख्यतः कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। सबसे पहला जो प्रकार आता है उसको कहते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। क्या कहेंगे इसको? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन या स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। इसको कहा जाता है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन या स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या है? नाम से ही पता चल जाता है। रंध्रीय, रंध्र का तात्पर्य हो जाएगा ये किसके द्वारा होता है वाष्पोत्सर्जन? रंध्रों के द्वारा होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि रंध्रों के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन ही क्या कहलाता है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो सीधा सिंपल सा है, किसके द्वारा होने वाला? रंध्रों के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन। किसके द्वारा होने वाला? रंध्रों के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन ही क्या कहलाता है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और ये रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जो होता है ये 50 से लेकर के 97% तक पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है? ये 50 से लेकर के 97% तक पाया जाता है। फिर उसके बाद में जो दूसरा प्रकार आता है, उस दूसरे प्रकार को कहा जाता है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। क्या कहेंगे इसको? उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। और ये जो उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन जो है इसको क्यूटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन भी कहा जाता है। अब क्या है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन या क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन किसको कहा जाता है? हमें यह पता है कि जो पर्ण होती है, पर्ण में पाई जाती है अधिचर्म, और अधिचर्म के बाहर की तरफ पाया जाता है क्यूटिकल का आवरण, यानी कि उपत्वचा उपस्थित होती है। तो जैसे मान लीजिए कि ये पर्ण है और पर्ण की ये ऊपरी सतह, और ये क्या होगी? उसकी निचली सतह है। और इसको मान लेते हैं हम ये ऊपरी अधिचर्म, और इसको मान लेते हैं हम निचली अधिचर्म। और इस प्रकार ऊपरी और निचली अधिचर्म जो होती है उसके बाहर की तरफ जो है क्या पाई जाती है? क्यूटिकल पाई जाती है, यानी कि उपत्वचा पाई जाती है। तो ये हो जाएगी उपत्वचा, ऊपरी उपत्वचा और निचली उपत्वचा। तो उपत्वचा है।
अब होता क्या है कि ये उप त्वचा जो होती है ये कुछ स्थानों पर टूटी फूटी और कटी फटी पाई जाती है। मान लीजिए कुछ जगह से ये टूटी फूटी है और कटी फटी है, तो जहां से ये टूटी फूटी और कटी फटी होंगी वहीं से जो जल होता है वो वाष्प के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो जल की हानि होगी किस रूप में, वाष्प रूप में। किस रूप में होगी, वाष्प रूप में होगी। और वो भी कहां से हो रही है, उप त्वचा से। कहां से हो रही है, उप त्वचा से। तो जहां से उप त्वचा कटी फटी होगी, टूटी फूटी होगी, वहीं से जो जल होता है वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ऐसे वाष्पोत्सर्जन को हम क्या कहते हैं, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और ये जो उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन जो होता है ये 3 से लेकर के 10% तक पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है, ये 3 से लेकर के 10% तक पाया जाता है। अब जो इसका तीसरा प्रकार जो आता है उस तीसरे प्रकार को कहा जाता है वातरंध्रीय। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अब क्या है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसको लेंटिक्यूलर जो है ट्रांसपीरेशन भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। अब क्या है लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन या वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन किसको कहा जाता है, तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जो काष्ठीय स्तंभ जो होता है, कौन सा स्तंभ, काष्ठीय स्तंभ, और फल की सतह, फल की सतह। तो काष्ठीय स्तंभ और जो फल की सतह जो होती है, काष्ठीय स्तंभ और फल की सतह पर पाए जाते हैं लेंटिकल्स। क्या पाए जाते हैं, लेंटिकल्स, यानी कि जिनको कहा जाता है वातरंध्र। क्या कहा जाता है उनको, वातरंध्र कहा जाता है या लेंटिकल्स कहा जाता है। और वातरंध्र के द्वारा, किसके द्वारा, वातरंध्र के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को, ठीक है ना, किसके द्वारा, वातरंध्र के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को क्या कहा जाता है, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। और ये जो वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जो होता है ये पाया जाता है 0.1%, 0.1% पाया जाता है। तो हम एक बार फिर से देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 वाष्पोत्सर्जन। सबसे पहले वाष्पोत्सर्जन अगर देखा जाए तो यह वाष्प प्लस उत्सर्जन से मिलकर के बना होता है। अब सबसे पहले ये बात कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहा जाता है, तो पत्तियों की सतह पर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और इन रंध्रों के द्वारा ही जल की हानि होती है। किसके रूप में होती है, वाष्प के रूप में होती है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। अब वाष्पोत्सर्जन के कितने प्रकार बताए जाते हैं, 3 प्रकार बताए जाते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको कहा जाता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन या स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। नाम से पता चलता है कि रंध्रों के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को ही हम क्या कहते हैं, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और यह जो है 50 से लेकर के 97% तक पाया जाता है। उसके बाद में सेकंड जो प्रकार है, इसका टाइप है, वो है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन या क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। तो हमें यह पता है कि पत्तियों की जो अधिचर्म होती है उसके बाहर की तरफ जो है उपत्वचा यानी क्यूटिकल पाई जाती है। और यह उपत्वचा या क्यूटिकल कुछ स्थानों से टूटी फूटी और कटी फटी होती है, और वहीं से जल की हानि जो है वाष्प के रूप में होती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और इस प्रकार का वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो 3 से लेकर के 10% तक पाया जाता है। तीसरा जो प्रकार आता है उसको कहा जाता है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन या लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। अब इसमें यह बताया जाता है कि काष्ठीय स्तंभ और फलों की सतह पर लेंटिकल्स यानी कि वातरंध्र पाए जाते हैं। और वातरंध्र के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को ही क्या कहा जाता है, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। और इस प्रकार का वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो 0.1% तक पाया जाता है। अब हम इसमें अगला जो टॉपिक लेंगे वो है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के बारे में।
पढ़ते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के बारे में। ठीक है, अगर किसी पर्ण की बात की जाए, लीफ की बात की जाए, तब हम क्या देखते हैं कि इसकी ऊपरी और निचली अधिचर्म, दो अधिचर्म पाई जाती है। एक तो होती है ऊपरी अधिचर्म और एक पाई जाती है इसमें कौन सी, निचली अधिचर्म। और दोनों अधिचर्मों के बीच में आप देखोगे ये वाला जो हिस्सा जो होता है ये कहलाता है पर्ण मध्योतक। क्या कहलाता है ये, पर्ण मध्योतक कहलाता है। ठीक है, ये वाला इतना इतना पूरा हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, पर्ण मध्योतक कहलाता है। और अधिचर्म के बाहर की तरफ पाई जाती है क्या, उपत्वचा। क्या पाई जाती है, उपत्वचा पाई जाती है, ऊपरी उपत्वचा और निचली उपत्वचा। ठीक है, अब ये जो पर्ण मध्योतक की बात की जाए, अगर मान लीजिए पर्ण जो है वो कैसी है, द्विबीजपत्री है। कैसी है पर्ण, द्विबीजपत्री पर्ण है। तो उस द्विबीजपत्री पर्ण में आप देखोगे कि उसमें दो तरह के उत्तक पाए जाते हैं, एक तो होता है खम्भ उत्तक और दूसरे होते हैं स्पंज उत्तक। तो ऊपर वाला जो हिस्सा जो होता है यहाँ पर, इस हिस्से में ऊपर की तरफ पाए जाते हैं उसमें कौन से उत्तक, खम्भ उत्तक, और उसके साथ साथ में इसमें पाए जाते हैं कौन से उत्तक, स्पंजी उत्तक। क्या पाए जाते हैं, स्पंजी उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो अधिचर्म जो होती है पत्तियों में, इसी अधिचर्म में उपस्थित होते हैं क्या, रंध्र। अब कुछ पत्तियां होती हैं जिनमें रंध्र जो होते हैं वो केवल निचली सतह पर पाए जाते हैं, कुछ पर्ण ऐसी होती है जिसमें रंध्र जो होते हैं वो ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, और कुछ पर्ण ऐसी होती है जिनमें रंध्र जो होते हैं वो ऊपर और नीचे दोनों सतह पर उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पर्ण होती है उनको तीन प्रकार में बांटा जाता है। एक होती है अधोरंध्री पर्ण, एक होती है उभयरंध्री पर्ण और एक होती है अधिरंध्री पर्ण। अब क्या है उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो रंध्र होते हैं वो कहां पर उपस्थित होंगे, वो उपस्थित होते हैं किसमें, अधिचर्म में उपस्थित होते हैं। अब रंध्र जो होते हैं, रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पर्ण तीन प्रकार की पाई जाती है। अब कौन कौन सी पाई जाती है, एक तो होती है जिसको कहा जाता है अधोरंध्री पर्ण। और अधोरंध्री पर्ण जो होती है इसमें नाम से पता चल जाता है, अधो का मतलब होता है नीचे, यानी कि इन पर्णों में रंध्र जो होते हैं वो पर्ण की निचली सतह पर पाए जाते हैं। तो नाम से पता चल जाता है कि रंध्र पर्ण की निचली सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, पर्ण कि निचली सतह पर अगर रंध्र पाए जाते हैं तो ऐसी पर्ण को हम क्या कहते हैं, अधोरंध्रीय पर्ण। तो रंध्र पर्ण की निचली सतह पर पाए जाते हैं तो इसे क्या कहेंगे, अधोरंध्रीय पर्ण कहते हैं। ठीक है, और ऐसा जो है किसमें पाया जाता है, ऐसा पाया जाता है सेब और संतरा में। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, सेब और संतरा। और ध्यान दीजिएगा कि ऐसी पर्ण को जो है क्या कहा जाता है, सेब प्रकार की पर्ण भी कहा जाता है। एप्पल टाइप या सेब प्रकार की जो है पर्ण भी कहा जाता है। और अधिकांशतः जो है ये अधोरंध्रीय पर्ण जो है ये किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है द्विबीजपत्री पादपों में। ठीक है, ये किस में पाई जाती है, द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। फिर दूसरा जो प्रकार आता है उसको कहा जाता है उभयरंध्री, उभयरंध्री पर्ण। अब उभय का मतलब होता है दोनों तरफ। तो ये पर्ण ऐसी है कि इसमें जो रंध्र हैं
वो ऊपरी तथा निचली अधिचर्म यानी कि पर्ण की ऊपरी और निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, तो ऐसे पर्ण को क्या कहा जाता है? उभयरंध्री पर्ण कहा जाता है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि पर्ण की ऊपरी एवं निचली दोनों सतह पर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे उभयरंध्री पर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उभयरंध्री पर्ण कहते हैं। और उभयरंध्री पर्ण जो है ये पाया जाता है एक बीजपत्री पादपों की पर्ण में। एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है। और देखा जाए तो जैसे मक्का है, बाजरा है, जई है, ठीक है, इनमें इस प्रकार की पर्ण पाई जाती है उभयरंध्री पर्ण। और ऐसी पर्ण को जो है जई प्रकार की पर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? जय प्रकार की पर्ण भी कहा जाता है। फिर तीसरी जो टाइप आती है इसमें, उसको कहा जाता है अधिरंध्री पर्ण। अधिरंध्री पर्ण, ठीक है। अभी आपने पहले पढ़ा अधोरंध्री। अधोरंध्री में पर्ण जो रंध्र जो होते हैं वो पर्ण की निचली सतह पर पाए जाते हैं। फिर पढ़ा आपने उभयरंध्री पर्ण। उभयरंध्री पर्ण में आपने देखा कि जो रंध्र जो होते हैं वो ऊपरी एवं निचली दोनों सतह पर पाए जाते हैं। अब बच गई कौन सी सतह? ऊपरी सतह। तो अगर मान लीजिए रंध्र पर्ण की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं तो ऐसे पर्ण को ही क्या कहा जाता है? अधिरंध्री पर्ण कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा जाता है कि पर्ण की ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। पर्ण की ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं तो ऐसी पर्ण को क्या कहेंगे? अधोरंध्री पर्ण कहते हैं, ठीक है। और ये जो है पाई जाती है किसमें? उत्प्लावी जलोदभिद पादपों में, जैसे वाटर लिली, ठीक है। और ये जो पर्ण है इसको कुमुदनी प्रकार की पर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कुमुदनी प्रकार की पर्ण भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा, हम पढ़ रहे हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा कि अगर किसी पर्ण की बात की जाए तो पर्ण में दो सतह पाई जाती है, ऊपरी सतह और निचली सतह। ऊपरी सतह में ऊपरी अधिचर्म होगी और निचली सतह में निचली अधिचर्म होगी। अधिचर्म के बाहर की तरफ जो है उपत्वचा का आवरण पाया जाता है और दोनों अधिचर्मों के बीच में उपस्थित होता है पर्ण मध्योतक। अगर द्विबीजपत्री पर्ण की बात की जाए तो उसमें खंभ उत्तक और स्पंजी उत्तक पाए जाते हैं। अब रंध्रों की बात की जाए तो ये रंध्र जो होते हैं वो अधिचर्म में पाए जाते हैं, या तो निचली अधिचर्म में या ऊपरी अधिचर्म में या फिर दोनों ही अधिचर्म में उपस्थित होते हैं। तो इस वजह से रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर हमने पर्ण को तीन प्रकार में विभाजित किया है। सबसे पहले जो आती है वो कहलाती है अधोरंध्री पर्ण। अधोरंध्री पर्ण का मतलब क्या होता है कि इसमें रंध्र जो है वो पर्ण की निचली सतह पर पाए जाते हैं, इस वजह से इसको हमने क्या नाम दिया? अधोरंध्री पर्ण। ऐसी सेव, संतरा और अन्य द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है और ऐसे पर्ण को सेव प्रकार की पर्ण भी कहा जाता है। दूसरी जो इसमें आती है उसको कहा जाता है उभयरंध्री पर्ण। नाम से पता चलता है कि ये पर्ण ऐसी होगी कि जिसमें ऊपरी और निचली दोनों सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं और
इस उभयरंध्री पर्ण का जो एग्जाम्पल आता है वो ज्यादातर एक बीजपत्री पादप है, जैसे मक्का है, बाजरा है, जई है, और इसे जई प्रकार की पर्ण भी कहा जाता है। फिर तीसरा जो आता है इसमें अधिरंध्री पर्ण, यानी कि इसमें पर्ण की ऊपरी सतह पर ही रंध्र पाए जाते हैं, और ऐसी पर्ण को ही हम क्या कहते हैं, अधोरंध्री पर्ण कहते हैं। ज्यादातर जो उत्प्लावी जलोद्भिद पादप जो होते हैं उनमें अधिरंध्री पर्ण पाई जाती है, जैसे कि वाटर लिली, और ऐसी अधिरंध्री पर्ण को हम जो है कुमुदनी प्रकार की पर्ण भी कहते हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं रंध्र की संरचना के बारे में, कैसी होती है रंध्र की संरचना, वो एक बार देख लेते हैं। तो जो अगला जो टॉपिक है वो है रंध्र की संरचना। अब क्या है रंध्र की संरचना, कैसी होती है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिएगा कि दो जो है इसमें किडनी के आकार की, किडनी शेप की जो है या वृक्क के आकार की जो है कोशिकाएं पाई जाती है, बीन शेप भी कह सकते हैं, और इनको जो है रक्षक कोशिकाएं कहा जाता है, गार्ड सेल भी कहा जाता है। और बीच में इन दोनों ही रक्षक कोशिकाओं के बीच में आपको एक छिद्र दिखाई देता है, और उसी छिद्र को क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। अब इसकी जो आंतरिक जो सतह जो होती है रंध्र की, या यूं कहें कि ये जो द्वार कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, जिनको हम रक्षक कोशिकाएं भी कह रहे हैं, इनकी भीतरी सतह जो होती है वो तो होती है कैसी, मोटी होती है, जबकि बाहर वाली जो सतह पाई जाती है इन कोशिकाओं की वो कैसी होती है, पतली होती है। ठीक है। अब इसके साथ साथ में इन दोनों ही रक्षक या द्वार कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं क्या, हरित लवक। क्या पाए जाते हैं इसमें, हरित लवक भी पाए जाते हैं। और हरित लवक के अलावा इनमें सुस्पष्ट जो है उपस्थित होगा क्या, केंद्रक। तो ये ग्रीन कलर के जो डॉट आप देख रहे हैं इनको हम समझ लेते हैं कि ये हरित लवक है। ठीक है। और इसके अलावा इनमें जो है सुस्पष्ट क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो ये ब्लैक कलर में जो है इसको हम क्या मान लेते हैं, ये केंद्रक है। ठीक है। और ये जो द्वार कोशिकाएं होती है इनके बाहर की तरफ सब्सिडरी सेल्स यानी कि सहायक कोशिकाएं पाई जाती है। ये इस प्रकार से ये इस प्रकार से। तो ये जो है संरचना है किसकी, रंध्र की संरचना हो गई। तो किडनी शेप में आपको ये जो दिखाई दे रही है ये तो हो जाएगी रक्षक कोशिका। ठीक है। और इसके साथ में बाहर की तरफ जो है ये हो गई कौन सी, सहायक कोशिका। और रक्षक कोशिकाओं की ये हो जाएगी कौन सी, आंतरिक भित्ति। आंतरिक भित्ति जो कैसी होती है, मोटी आंतरिक भित्ति। और ये जो है ये कैसी हो जाएगी, पतली प्रत्यास्थ बाहरी भित्ति। ठीक है। और इन रक्षक कोशिकाओं में स्पष्ट क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और साथ में क्या पाए जाते हैं, इसमें हरित लवक भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इसमें कि रंध्र की संरचना में हम क्या देखते हैं कि दो इसमें जो है वृक्क के आकार की
कोशिकाएं पाई जाती है जिनको हम रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका कहते हैं। और प्रत्येक रक्षक कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रक दिखाई देता है और उसके साथ में जो है क्या पाए जाते हैं, हरित लवक भी पाए जाते हैं। रक्षक कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति जो होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है, जबकि इसकी बाहरी भित्ति जो होती है वो पतली और कैसी होती है, प्रत्यास्थ होती है। और इन दोनों रक्षक कोशिकाओं की घेरने वाली जो अन्य कोशिकाएं होती है उनको हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। और इन्हीं दोनों द्वार कोशिकाओं के बीच में या रक्षक कोशिकाओं के बीच में जो छिद्र दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो इस प्रकार से ये है रंध्र की संरचना।